गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम आज क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि आइजैक न्यूटन ने इससे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। उन्होंने ये लॉज एरिस्टोटल और गैलीलियो की थ्योरी से लिए और कुछ अपने आइडिया अपनी थ्योरी से बनाए। तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एग्जर्ट नहीं होता। या अपन कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है तो अपने को उस पर फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है ना मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में और अपने को उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है। वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन, तो अपने को उस पर फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने देखा कि सन और अर्थ के बीच में भी, ये सन हो गया और ये अर्थ, और आपको पता है अर्थ सन के राउंड घूमती है। ठीक है, उनके बीच में भी एक फोर्स है। अगर फोर्स नहीं होता तो अर्थ का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। अगर फोर्स है तभी तो ये यहां पे टर्न हो रही है, घूम रही है। अगर फोर्स है तभी तो ये टर्न हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अपन इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी तो ये टर्न होगी। तो अर्थ भी तो टर्न हो रही है, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है। ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है। वो फोर्स क्या है, वो किसकी वजह से, वही अपने को इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है? एक तरह का फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या है? एक तरह का फोर्स है। इसके पीछे ही कहानी क्या है कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, एप्पल ही नहीं और भी ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा क्या है अर्थ और उन ऑब्जेक्ट के बीच में कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो वहां से उन्होंने एक आइडिया दिया कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स है जिसको ग्रेविटेशन नाम दिया गया। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहली चीज तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बॉडीज एक्सर्ट ऑन वन अनोदर एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मास। कि ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो बॉडीज में लगती है, और जो दो बॉडीज या दो मास में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। ये दो बॉडी है, इनमें दो मास है ना, इनमें मास है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उनको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। अर्थ और प्लेनेट के बीच में, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ना। अपने और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया? ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप बोलोगे कि सर अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स किस नेचर का है? अट्रैक्शन का, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है तो अर्थ सन की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिल जाएगा जब अपन इसके ऊपर कुछ इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे और उस इक्वेशन पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। इन सब का आंसर आपको आगे मिलेगा। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बॉडीज एक्सर्ट वन ऑन अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मासेस। कि किसी बॉडी के पास मास है, या अपन बोल सकते हैं जिसके पास मास है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरी बॉडी पे, है ना। या कह सकते हैं दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको अपन बोलेंगे ग्रेविटेशन, है ना। उसका क्या नाम है? ग्रेविटेशन। ठीक है, और ग्रेविटेशन को मेजर करने के लिए न्यूटन ने एक इक्वेशन दी है। वो इक्वेशन क्या है? कि ये दो मास, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मास के बीच में ही लगता है। ठीक है, कि जिस
बॉडी के पास मास है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? ग्रेविटेशन। ये दो ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है। सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट की क्या है? r। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ग्रेविटेशन है, वो क्या होता है? न्यूटन ने इक्वेशन दी है F, तो फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। फर्स्ट इक्वेशन तो ये दी थी उन्होंने कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सेकेंड इक्वेशन क्या दी? फोर्स, इन दोनों का बीच में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों इक्वेशन को अपन साथ में लिखें तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? F m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल G, कैपिटल G। तो ये इक्वेशन जिससे अपन दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन अपने को न्यूटन ने दी, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि G का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस का फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होता है, मास का फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपन सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आप बस इतना ध्यान रखिए कि दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। और वो किस नेचर का होता है? अट्रैक्शन नेचर का, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।